नमस्कार, मनी गुरु के एक और स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेयर बाजार में फायदे के लिए एक्सपीरियंस का काफी अहम रोल होता है। अगर आप जितना ज्यादा निवेश करते हैं उतना ही आपके निवेश को लेकर समझ पड़ती है। बेहतर फैसले लेने के लिए अनुभव हमारा सबसे बड़ा टीचर माना जा सकता है, फिर चाहे बात जिंदगी की हो या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की। लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा दुविधा रहती है मन के अंदर। बाजार में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और ऐसे में डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। हाल में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने कई फंड ऑफर लॉन्च किए हैं। इन एनएफओज में आपको पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं, जानेंगे आज के शो में। और अगर आप लगाते हैं पैसा तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है ये भी समझेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर और एलजे बिजनेस स्कूल की सीईओ पूनम रुंगटा जुड़ेंगी। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं एनएफओज पर, यानी कि फिलहाल जो आंकड़े हैं वो क्या दर्शाते हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर मई तक लगभग 143 स्कीम्स लॉन्च हुई, यानी 140 से ज्यादा फंड्स बाजार के अंदर आए। एनएफओ के जरिए करीब 21,720 करोड़ की राशि इन म्यूचुअल फंड कंपनी ने जुटाई और इनमें ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड सभी तरह की स्कीम्स मौजूद है। आपको बता दें कि इक्विटी, डेट, बैलेंस्ड और एफएमपीज जैसे फंड्स के एनएफओज बाजार में आते हैं। और फिलहाल रिटेल निवेशकों का क्योंकि इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ा है, ऐसे में ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। क्लोज एंडेड स्कीम में तय समय में निवेश किया जाता है, यानी कि आपको उस समय के अंदर ही निवेश करना होगा और एक बार एनएफओ क्लोज हो जाए तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। क्लोज एंडेड स्कीम्स में मैच्योरिटी से पहले बार एनएफओ क्लोज हो जाए तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। क्लोज एंडेड स्कीम्स में मैच्योरिटी से पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते, उसमें एक लिमिट होती है। लेकिन जहां तक ओपन एंडेड स्कीम्स की सवाल है वहां पर लिस्टिंग के बाद भी आप निवेश कर पाएंगे। पूनम रुंगटा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एनएफएस को लेकर हमेशा एक बज़ बनी रहती है क्योंकि कभी ना कभी जो कंपनीज होती हैं वो अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए एक तरह से मार्केटिंग गिमिक भी इसे कह सकते हैं, नए नए फंड्स लाती रहती हैं। लेकिन एनएफओस किस तरह के निवेशक के लिए बेहतर स्कीम होती है और इसमें जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है इसे कैसे आप इसे डिफरेंशिएट करेंगी? देखिए, पहली बात तो जो एनएफओज हैं वो नॉर्मली कंपनीज कोई नए नए आइडियाज यानी विद न्यू ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तब वो उसे लॉन्च करती है। जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड, इस तरीके के नए आइडियाज के साथ जब कोई कंपनी को मार्केट में जगह बनानी है थीम लेके कोई, तो वो एनएफओ लॉन्च करते हैं और वो एनएफओ लॉन्च होता है 10 रुपए में। यानी द बाइंग प्राइस ऑफ यानी एनएवी ऑफ दैट फंड इज 10 रुपीज टिल द एनएफओ पीरियड इज देयर। तो उन्हें ये फायदा होता है इन्वेस्टर को कि उसे एक बेस प्राइस में एंट्री मिलती है। तो इसलिए कंपनीज लॉन्च करती हैं एनएफओ ताकि जो इन्वेस्टर है उसे प्रलोभन मिलता है कि हमें बहुत ही कम प्राइस में मार्केट में एंट्री मिल रही है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो नेचुरली उन्हें एक फायदा होता है, इन्वेस्टर को फायदा होता है एनएफओ में इन्वेस्ट करने का। इसलिए टू गेट मोर ऑफ द मार्केट शेयर ये एनएफओज लॉन्च किए जाते हैं। तो एनएफओज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपने बता दिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टर के लिए चूज करना बड़ा मुश्किल होता है और एक एग्जिस्टिंग फंड उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है उसका फंड मैनेजर कौन है। तो एनएफओ के सिलसिले में यानी कि जो नए ऑफर्स आते हैं कैसे ये देखा जाए कि ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो क्योंकि एग्जिस्टिंग होगा ही नहीं, तो कैसे चूज किया जाए, यानी पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं? क्या किसी थीम पर अगर वो आधारित है और अगर वो थीम सरकार के फोकस में है, उस पर निवेश पड़ रहा है उस सेक्टर के अंदर, क्या इन सब चीजों को देखते हुए एनएफओ चूज कर सकते हैं हम अपने लिए? जब भी कोई कंपनी एनएफओ लॉन्च करती है तो उसके साथ उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एसआई डिसाइड होता है और एक साई होती है, उसकी जो बेसिक डिटेल्स ऑफ द होल एनएफओ वो साथ में पब्लिश करती है। और एज पर द सेबी गाइडलाइन कंपनी को उसके ऊपर बिल्कुल बने रहना चाहिए, मतलब शी कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। तो उस हिसाब से एक इन्वेस्टर को गाइडलाइन लेनी चाहिए। और आई स्ट्रांगली फील कि किसी को भी अंधाधुंध बिना सोचे समझे
जस्ट बिकॉज उनके कोई फ्रेंड इन्वेस्ट कर रहे हैं या उन्हें खाली नाम अच्छा लग रहा है उससे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यू शुड माइन्यूटली स्टडी द डिटेल ऑफ दैट प्लान एंड देन इन्वेस्ट, क्योंकि हर प्लान के रिस्क यानी हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है और इसी तरह हर फंड के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, तो उसे बारीकी से देख के अपना डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि वेरी राइटली यू सेड कि ट्रैक रिकॉर्ड तो होता नहीं है, मगर जो फंड मैनेजर है जो उस फंड को मैनेज कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री आप अपन देख सकते हैं और उस एएमसी के जो दूसरे फंड्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उससे गाइडलाइन लेके फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी क्योंकि पूनम जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि जो फेस वैल्यू है वो काफी कम होती है, जो हर यूनिट की जो वैल्यू जिसे एनएवी भी हम कहते हैं वो 10 रुपए होती है, इसकी वजह से काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन सिर्फ इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट ना करें, उसकी थीम क्या है, क्या स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है वो आप जरूर देखें। और इनफैक्ट पूनम हमने ये भी देखा है कई बार सिमिलर साउंडिंग नेम्स होते हैं, यानी केवल नाम से पता नहीं चलता कि वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी का फंड हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है उसकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो दो चीजें, एक तो थीम बेस्ड के अलग अलग थीम्स जो हो सकते हैं, जैसे पिछले 2-3 साल में अगर हम देखें जब से सरकार बदली, जो इंफ्रा थीम वाले जो स्कीम्स रही वो काफी पॉपुलर हुई और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा टू सम एक्सटेंट। तो ऐसे में क्या सेक्टर को चूज करके उसको एज अ थीम समझ के भी निवेश किया जा सकता है या इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है? नहीं, डेफिनेटली रिस्क है। नाम से तो कभी भी हमें वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे कि जो नाम है उसी तरीके का फंड होगा, तो नाम से तो बिल्कुल भी कभी डिसीजन ना लें। उसको हमेशा उसकी डिटेल स्टडी करें कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जब आप कंपनी के बेसिक स्कीम फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा होगा कि ये मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करेगा ये फंड, या लार्ज कैप में करेगा या किसी थीम में करेगा, तो वो देखते हुए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है फॉर योर मतलब रिक्वायरमेंट। जो इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म का है और उसे मिड कैप कैटेगरी चाहिए और आपका फंड खाली कहता होगा कि वो वैल्यू फंड है या मिड कैप फंड है, बट एक्चुअली उसके ऑब्जेक्टिव कुछ और भी हो सकते हैं। सो डोंट गो बाय द नेम। राइट, इनफैक्ट जैसे हम कहते भी हैं कि आप किसी भी किताब को उसके कवर से जज ना करें, उस तरह जहां तक फंड्स का सवाल है वहां पर भी नाम के हिसाब से आप उसको ना चूज करें। और जैसे कि पूनम आप बता भी रही थी कि सब कुछ पब्लिश्ड होता है, आप पढ़ सकते हैं उस एनएफओ के बारे में और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें निवेश करना है कि नहीं। लेकिन जहां तक बात है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड स्कीम्स की, ज्यादातर स्कीम्स हम देखते हैं कि क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं एनएफओ के अंदर। उसमें मैच्योरिटी पीरियड पहले से डिफाइंड होता है कि आपको इस समय के बीच में ही निवेश करना होगा, उसी के दौरान सब्सक्राइब करना होगा। ऐसे में इसमें लिक्विडिटी तो काफी कम है। तो क्लोज एंडेड स्कीम्स में किन बातों का ख्याल रखना है अगर हम चूज कर रहे हैं अपने लिए कि हमें इस पर्टिकुलर फंड के अंदर निवेश करना है, और अगर हम अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए भी अगर मन बना लिया है कि हम हमको फंड इसको चूज करना होगा, तो जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं या फिर जो की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पहले तो ये क्लोज एंडेड इनिशियली होते हैं, जैसे आपने कहा 3 साल के, वो एकदम सही बात है। 3 साल के लिए क्लोज एंडेड रहते हैं क्योंकि इनिशियली फंड मैनेजर को उसको मैनेज करने के लिए चर्निंग अगर नहीं हो तो बहुत बेटर मैनेज होते हैं। और अगर किसी इन्वेस्टर के पास लॉन्ग टर्म होराइजन अवेलेबल है, यानी 3 साल से ज्यादा का समय है, तो इस तरीके के फंड हमेशा बेहतर रिटर्न देते हैं एज कम्पेयर टू दी ओपन एंडेड फंड। और 3 साल के बाद ये ओपन एंडेड हो जाते हैं, मतलब इसकी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। दे बिकम ओपन एंडेड एंड दे आर ओपन फॉर अदर पब्लिक ऑल्सो टू इन्वेस्ट एंड द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कैन एग्जिट आउट ऑफ इट। तो बिल्कुल ये फंड्स अगर 3 साल से ज्यादा का होराइजन अवेलेबल है तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मुझे पर्सनली फील करता है बिकॉज दे गिव बेटर रिटर्न। और बाकी तो इट वर्क्स लाइक एनी अदर फंड, जैसे नॉर्मली दूसरे फंड इन्वेस्ट करते हैं, बट क्लोज एंडेड फंड्स ऑलवेज गिव बेटर रिटर्न। राइट, तो अगर मैं आपको इस तरह से फ्रेम करूं क्वेश्चन पूनम की, ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, यानी जो बहुत सालों से फंड्स काम कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस भी हम ट्रैक कर पाएंगे क्योंकि अब तो सब कुछ इंटरनेट पे है, आप खुद ही देख सकते हैं कि फंड ने पिछले 10 साल या 5 साल में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है।
उसके कंपैरिजन में जब हम एनएफओ की बात करते हैं, न्यू फंड ऑफर, जो नए प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं, हालांकि कंपनी पुरानी हो सकती है, उसी का कोई नया फंड हो सकता है, इन दोनों में अगर चूज करना हो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप कह रही थी क्लोज एंडेड फंड्स आफ्टर दैट मैच्योरिटी पीरियड वो अच्छा, उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है, लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या सजेशन होगा कि एनएफओ और अगर पुराने एग्जिस्टिंग 10, 12, 20 साल पुराने फंड में चूज करना हो तो कौन सा पिक करना चाहिए? इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं ऑलवेज एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस रेशियो कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू द न्यू फंड ऑफर। उधर थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा फर्क पड़ता है इन्वेस्टर को। बट अगर थीम कोई नई है, यानी कुछ नए टाइप का ऑब्जेक्टिव के साथ एनएफओ लॉन्च हुआ है जो पहले नहीं था, जिसमें मुझे 10 रुपए के अंदर एंट्री मिल रही है, क्योंकि ये जो 10 रुपए एनएवी वाला फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है किसी भी इन्वेस्टर के माइंडसेट से। तो वो उसका फायदा उठाने के लिए आप एनएफओ में इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड ऑलवेज एन एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग, क्योंकि उसी ऑब्जेक्टिव की अगर सिमिलर ऑब्जेक्टिव की कोई ऑनगोइंग स्कीम ऑलरेडी है तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन दैट। राइट, यानी कि ये इन्वेस्टर के खुद के जितना वो रिस्क ले सकता है उसकी प्रोफाइल पर भी डिपेंड करेगा कि उसके लिए कौन सी थीम सूट करती है, क्योंकि शायद हर निवेशक उतना रिस्क ना लेना चाहे। आपने कई सारे पॉइंट्स बताए जो हमें ध्यान में रखने, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। जो आप जब निवेश करने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपने कहा कि आप देख लीजिए मिड कैप कैटेगरी का फंड है या फिर लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको थीम सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए और ऐसे में आपके फंड के प्रदर्शन पर उसका असर पड़ेगा। जहां तक बात है आप एक्सपीरियंस कैसे देखेंगे, तो फंड हाउस कितना पुराना है, कितने सालों से वो देश में कामकाज कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और खासतौर पर फंड मैनेजर, अगर उसी फंड मैनेजर के और कोई फंड्स मौजूद हैं तो भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो फंड मैनेजर का जो अनुभव है उस पर आप नजर रख सकते हैं। आपकी खुद की रिस्क प्रोफाइल और लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए आपको फैसला लेना है, यानी कि आपको कितने समय बाद रकम की जरूरत हो सकती है। इनफैक्ट पूनम, जहां तक बात है उसकी समीक्षा करने की, आमतौर पर जब हम आपसे बात करते हैं कि अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है तो आप उसको साल में एक बार देखिए कि आपके फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं एनएफओ के केस में बात करूं तो क्या हर क्वार्टरली बेसिस पे क्या उसकी समीक्षा की जा सकती है? ये एक अच्छी पहल हो सकती है। यूजुअली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को इतनी जल्दी उसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए। मिनिमम 3 इयर्स तो कोई भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को देना चाहिए, बिकॉज मार्केट से रिलेटेड है डायरेक्टली, और मार्केट की वोलेटिलिटी का 3 से 5 साल के पहले कभी भी अंदाजा नहीं लगा जा सकता। सो इट्स नॉट राइट कि आप हर 3 महीने या 6 महीने से उसको रिव्यू करें। अगर आपने एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है तो कम से कम 3 साल उसमें रुके, वेट एंड वॉच हाउ इट इज परफॉर्मिंग। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इनिशियली एनएफओ के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, उसका प्लेसमेंट एक्सपेंसेस हैं, उसके वो सारे एक्सपेंसेस भी रिलेटेड होते हैं एनएफओ एक्सपेंसेस के साथ, जिसका जो इन्वेस्टर है उसी को ही नेचुरली शोल्डर करना पड़ता है। इसलिए उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए टू सी हाउ इट इज परफॉर्मिंग। राइट, यानी एनएफओ में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप क्वार्टरली देख सकते हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और अगर आपने एक ऐसा फंड चुना है अपने पोर्टफोलियो में जो काफी समय से एग्जिस्ट कर रहा है और अब वो एक न्यू फंड कैटेगरी की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसे में आप साल में एक बार कम से कम उस फंड का प्रदर्शन जरूर चेक कर सकते हैं। तो जो पूरा ही कहानी है, फिर चाहे वो एनएफओ को पिक करने की बात हो या फिर किसी एग्जिस्टिंग फंड की, ऐसे में आप अपनी प्रोफाइल पहले स्टडी कर रहे हैं, आपको जरूरत कितनी है पैसों की, क्या आप लंबे समय के लिए उस पैसे को कहीं पर पार्क कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको एनएफओ में पिक करना होगा। ध्यान रखें कि आमतौर पर जो मैच्योरिटी होती है वो 3 साल तक का लॉक इन हो सकता है। हालांकि ये ईएलएसएस से कुछ डिफरेंट है, लेकिन एक और बात, जैसे कि शुरुआत में पूनम आपने कहा कि ये रकम जुटाने का एक जरिया है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, और इसीलिए समय समय पर एनएफओज आते रहते हैं। और पिछले अगर हम 5-6 महीने में भी देखें तो कह सकते हैं कि 150 कम से कम नए फंड्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। एक बार
नजर भी डाल लेते हैं कौन कौन से फंड्स हाल फिलहाल में आए हैं और जिनमें अभी भी निवेश करने की अभी समय बाकी है। बिरला सन लाइफ का एक फंड आया है रिसर्च इन इंडिया करके, यहाँ पर 7 जुलाई तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मन बना रहे हैं तो डेफिनेटली सोच सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा HDFC इक्विटी अपॉर्चुनिटीज की सीरीज 2 ये एक फंड आया है जहां पर 11 जुलाई तक निवेश किया जा सकता है। और ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू सीरीज 15 ये एक फंड है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर काफी समय बाकी है, 11 जुलाई तक यहाँ निवेश किया जा सकता है। हालांकि ये तो कुछ फंड्स की लिस्ट है, ऐसी काफी लंबी लिस्ट है पूनम जहां पर निवेश किया जा सकता है। लेकिन इसे अगर हम कंपेयर करते हैं IPO से, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर है और वो कोई नई चीज में निवेश करने की जब सोचता है तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन IPO से भी हो जाता है, क्योंकि वहां भी कंपनी रकम जुटा रही है, फिर चाहे वो उसको एक्सपेंशन में लगाएगी या फिर उस रकम का इस्तेमाल अपने कर्ज को कम करने में होगा। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर आप इसको डिफाइन कर पाए। IPO इज अबाउट लॉन्च ऑफ अ शेयर। जैसे कोई नई कंपनी आई है मार्केट में और वो पब्लिक शेयर चाहती है, तो एक ही कंपनी में सारे लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का कम्युनिकेशन जब आया नया या पावर आया, वो कंपनी ने अपने आप को लॉन्च किया मार्केट में और एवरीबडी इज वांटिंग टू टेक अ शेयर ऑफ दैट कंपनी, देन इट इज एन IPO, इट इज अ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जबकि NFO इज अ फंड ऑफरिंग, तो वो फंड एग्जिस्टिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। जबकि IPO के थ्रू आप नई कंपनी में सारी पब्लिक उसमें अपना शेयर मांगती है। तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। उन दोनों का मोटिव एक होता है कि एक नई चीज मार्केट में लाएं जिसमें लोग फायदा उठाते हैं, और मगर दोनों का पूरा टोटली डिफरेंट है। आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि IPO और NFO एक ही चीज है, टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स। और दूसरा NFO 10 रुपए में मिलता है, जबकि IPO इनिशियल जो उसकी प्राइस ऑफरिंग जो भी कंपनी होती है वो डिसाइड करती है, उसका प्राइस बैंड होता है, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना होता है लुकिंग एट द प्राइस बैंड। जितनी चाहिए उतनी आप उसमें शेयर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ NFO में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते हैं, आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं विच इज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय द 10 रुपीज, आपको उतनी यूनिट्स मिलती है। तो टोटली दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये दोनों शेयर मार्केट से रिलेटेड, बट एक म्यूचुअल फंड है और दूसरा एक पब्लिक ऑफरिंग ऑफ एनी कंपनी है। तो टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, तो IPO को अगर आप सोच रहे रकम लगाने की तो ध्यान में ये रखें कि IPO में जो सप्लाई होगी उसके आधार पर कीमत डिसाइड होती है, कंपनी की इशू प्राइस जारी करती है और फिर लिस्टिंग होती है शेयर की। वहीं अगर NFO की बात करें तो यहाँ पर सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो NAV होगी उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो सप्लाई ज्यादा होने के बाद भी जो NAV है फिक्स्ड है, 10 रुपए प्रति यूनिट पर आपको वो फंड मिलेगा और आप जितनी रकम चाहे उतनी लगा सकते हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि 5,000 रुपए की एक मिनिमम रकम आपको निवेश करनी होती है।